इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 1 समय की शुरुआत से भाग 2। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हम बहुत सारे जीन्स के बारे में पढ़ लिए कि कैसे कैसे मानव बढ़े, कैसे कैसे बने, कितने साल पहले उनका थोड़ा सा भी जीन्स वगैरह देखने को मिला था, शुरुआती चरण देखने को मिला था, कैसे क्या हुआ। अब आगे देखते हैं। होमिनिड होमिनाइड नामक परिवार के सदस्य होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? होमिनिड होमिनाइड नामक परिवार के ये सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्रणाली जितने भी थे, जो भी था, तो मानव प्राणी शामिल हैं उसमें। क्या है? जितने भी मानव प्राणी आज के हैं सब शामिल थे। किसमें? होमिनिड समूह में। तो होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार। होमिनिड समूह के जितने भी लोग थे, बड़का बड़का मुड़ी हुआ करता था उन लोगों का, और पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता इनमें आ गई। 2 पैरों के बल चलना सीख लिए। हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था, उसका इस्तेमाल कर सकता था। मतलब इतना ज्यादा सुडौल हो गया, सब चीज अपने अपने तरीके में ढलता गया, धीरे धीरे जिंदगी को आसान करते गए ये लोग। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। होमिनिड जीन्स जो है, होमिनिड परिवार के समूह, इनको बहुत प्रकार में आगे बांटा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, सब्र कीजिए, आराम से बैठल रहिए। आगे से देखते हैं। इन शाखाओं को जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। इन शाखाओं में एस्ट्रेलोपिथिकस, क्या एस्ट्रेलोपिथिकस या होमो अधिक महत्वपूर्ण है। ये 2 ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि मानव को बनाने में यही 2 आगे चलेगा। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती है। हर दोनों में कई कई जातियां होती हैं। जैसे में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार का होता है। जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं, दांत वाला इलाका थोड़ा भारी होता है, और दांत भी ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं? दांत भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उस समय खाने के लिए तो इतना बढ़िया से खाना पीना, दाल भात थोड़े था। दाल भात, चोखा, खिचड़ी, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पानी पूरी, ये सब तो था नहीं। तो उस समय मांस चबाना पड़ता था, अखरोट चबाना पड़ता था, इसलिए बड़का बड़का दांत चाहिए होता था। क्योंकि जितना बड़ा दांत, चबाने में उतना ही आसानी। क्योंकि जितना पहलवान आदमी होता है, लड़ने में उसको बहुत आसानी होता है। समझ में आया? और जीन्स मतलब होता है वंश। क्या? वंश मतलब धीरे धीरे वंश आगे बढ़ा। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिया गया है, बाकी लोगों के द्वारा नहीं, केवल वैज्ञानिकों के द्वारा, वे सभी लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने हैं। जब हम क्लास में पढ़ते थे तो हमारे सर बोलते थे ये लैटिन लैंग्वेज है। कैसा? लैटिन लैंग्वेज है। तो स्पेलिंग LATIN होता है, लैटिन। तो हम उसको लैट्रिन नॉलेज बोलते थे, लैट्रिन भाषा, क्योंकि उस समय उतना पता नहीं था। लातीनी, ऐसे आजकल जाओगे ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, तो उधर के इलाके में लोग वैसा भाषा के इस्तेमाल करते हैं, जो आपको समझ में नहीं आने वाला है। मेरे को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश आता है, इंग्लिश बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। आई एम ए गुड स्पीकर इन इंग्लिश। उदाहरण के लिए एस्ट्रेलोपिथिकस नाम लातीनी भाषा के शब्द एस्ट्रल यानी दक्षिण, और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी बानर, दक्षिणी बानर। ठीक है, तो बानर से मिलकर बना है। किससे? दक्षिणी बानर से मिलकर बना है एस्ट्रलोपिथिकस। तो यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी ऐप मतलब बानर होता है, एप्स, उसको एप्स बोलते हैं इंग्लिश में। एप्स मतलब लंगूर, बानरा अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार हैं, एकदम चल रहा है, जैसे जैसे चल रहा है। जैसे देखा जाए यहाँ पे, तो होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, होमो के तुलना में मस्तिष्क का धीरे धीरे छोटा होना पिछले
मतलब जो पीछे दांत थे तो पिछले दांत बड़े होने और हाथों की क्षमता का सीमित होना, हाथों की जो क्षमता थी वो सीमित हो गई अब, और उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता आ गई। जो भी बानर थे उनको खड़े होकर चलने में मतलब उनको आसानी होने लगा, क्षमता आ गया शरीर में कि अब वो खड़े होकर भी चल सकते थे। ठीक है, ये तस्वीर आप यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि यह दृश्य पूर्वी अफ्रीका की ओल्डुआई गोर्ज रिफ्ट घाटी का है। कहाँ का? ओल्डुआई गोर्ज लिफ्ट घाटी का, जो उन इलाकों में से एक है जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं। चित्र के बीच में पृथ्वी का विभिन्न सतहों को देखिए और इसमें से हर तरह एक अलग भौगोलिक चरण को दर्शाती है। हर तरफ आपको अलग अलग चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिधर भी देखो अलग अलग चीज देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो उसकी क्षमता की अधिक नहीं है, मतलब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, तो खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी, लेकिन थी, उन लोग चल सकते थे, क्योंकि वह अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारा करते था। मतलब वो बहुत ज्यादा समय ये लोग पेड़ पर गुजार लेते थे, क्योंकि नीचे रहेंगे कोई जानवर आएगा फाड़ फूड़ कर खा जाएगा, इसलिए पेड़ पर रहो। इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थीं, जैसे आगे के अवयव का लंबा होना। आगे का अवयव क्या होता है जी? आगे का हाथ पैर का सब लंबा होना चाहिए ना, हाँ, नाखून लंबा होना चाहिए, सब देह मजबूत होना चाहिए, तब ना जाकर आप ऊपर चलोगे। तो सब चीज लंबा, हाथ भी लंबा होता था, शरीर भी लंबा होता था, जबड़ा भी लंबा होता था। हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना, हाथ और पैरों की हड्डियां भी मुड़ी होती थी, उतना अच्छा से सीधा नहीं हो पाया था। और टखने जो थे घुटना, तो एक जोड़ों का घुमावदार था, मतलब ये जो घुटना था एक तरफ से घुमावदार था। कालांतर में जब औजार बनने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की प्रक्रिया शुरू हो गई, यहाँ पर दिया जा रहा है कि कालांतर में जब उतना साल पहले जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की प्रक्रिया शुरू हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तब मानव के विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया साथ में, क्योंकि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए हर चीज आगे बढ़ता गया। ये खोपड़ी आप देख सकते हो तस्वीर में, यहाँ पर लिखा है एस्ट्रेलोपिथिकस, आगे लिखता है ओल्डुआई गोर्ज की खोज 17 जुलाई 1959। चलिए आगे जानते हैं। ओल्डुआई गोर्ज पृष्ठ संख्या 14 सर्वप्रथम 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में जर्मन तितली संग्राहक द्वारा, किसके द्वारा? तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था। लेकिन आगे चलकर यह ओल्डुआई नाम मेरी और लुइस लिकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने यहाँ 40 वर्षों से भी अधिक समय तक शोध कार्य वहां पर किया था, मतलब छानबीन खोज खाज किया था। मेरी लिकी ने ही ओल्डुआइड और लेतोली में पुरातात्विक खुदाई कार्य की देखभाल की थी और वहां की कई अनेक रोमांचक खोजों में उसका हाथ रहा था। और लुइस किली ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया है। कैसे किया है वर्णन देखते हैं। उन्होंने जो बोला यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलेगा। उस दिन सवेरे जब मैं उठा, तो कब? सुबह में जब मैंने उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। हल्का हल्का तो हो ही रहा था। अच्छा तो नहीं था, पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा, क्योंकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था। दोनों में से वो काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया कि वो नहीं गया तो मेरी को जाना पड़ा। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों
दो दो कुत्ते थे उनके साथ। तो दोनों कुत्तों सैली और टुस्ट, तो सैली और टुस्ट के साथ खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में ही रह गया, क्योंकि जांच करने वाले शिविर टेंट और तंबू में ही रहते हैं। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी, मतलब मेरा नींद टूटा, तो मैंने लैंड रोवर की आवाज सुनी। किसकी? लैंड रोवर की आवाज सुनी। वह बड़ी तेजी से शिविर की ओर आ रही थी। कौन सा? लैंड रोवर गाड़ी, बहुत महंगी गाड़ी होती है, पहले के जमाने में भी बहुत महंगी गाड़ी हुआ करती थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना आ गया। कौन सा सपना आ गया जी? मुझे लगा कि मेरी को किसी जहरीली बिच्छू ने काट लिया। वहां सैकड़ों तरह के अलग अलग तादाद में बिच्छू थे, अलग अलग प्रकार के बिच्छू थे, अथवा किसी सांप ने डस लिया। ये सोचा कि अगर बिच्छू नहीं तो सांप ने उसको डस लिया तो कुत्तों की नजर से बच निकला होगा, कुत्तों की नजर से बच निकला होगा, इसीलिए वो काट लिया होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सच्चाई कुछ और होती है, आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ने के बाद। तो लैंड रोवर गाड़ी जो थी खरखराहट के साथ रुकी। तो जब भी पुरानी गाड़ी रुकती थी तो बहुत ज्यादा आवाज करती, तो वो रुकी वहां पर, और मैंने कई बार मैरी की आवाज सुनी। वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। क्या पा लिया भाई? मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। मैं अब भी सिर दर्द से मतलब लड़खड़ा रहा था। सिर दर्द जब करता है तो ऐसे ही माथा गर्म रहता है, तो लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ? क्या पा लिया? क्या पी लिया? क्या चोट खा बैठी? मेरी ने कहा, उसी को बस उस आदमी को, अरे यार उसी को बस उस आदमी को मैंने पा लिया, हमारे आदमी को पा लिया, हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिसे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए हैं। मतलब जिसको 23 वर्षों से खोज रहे थे वो अब जाकर मिला है 23 साल बाद। तो ये लिखा कहाँ पर है? नेशनल जियोग्राफी की किताब जब पढ़ोगे तो 118 पेज नंबर पर मिलेगा, जो सितंबर 1960 को लिखा गया है। आगे यहां से देखते हैं, ऊपर तक हमने पढ़ लिया। आदिकालीन मानव जो थे उसके अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है, और इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। मतलब हड्डियों के आधार पर ही उन सबको अलग अलग माना गया है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। और पृष्ठ संख्या 10 में हम जब देखेंगे तो उसमें चित्र देखिए। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि, ये जितने भी विशेषताएं हैं उसमें, ये सकारात्मक तौर पर प्रतिपुष्टि व्यवस्था, ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यहाँ पर सही में अच्छी बातों को बताया जा रहा है। यानी वांछित परिणाम जो था प्राप्त होने से ही विकसित हुई होगी। मतलब जो चीज बिछड़ गया उसको हम प्राप्त कर लिए थे, तभी हम उसके बारे में जान पाए। बिकॉज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द गुड एलिमेंट ऑफ थिंकिंग ब्रेन, बिकॉज दिस इज द ब्रेन पावर, ओनली वन ऑफ द ब्रेन पावर टू क्रिएटिंग दैट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आता है सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, जिसमें हम जानेंगे कैसे, क्या, कब, कौन सा सामान बना। सबसे पहले आता है औजार बनाना। तो उसमें आ जाएगा औजार बनाना। औजार बनाने क्या क्या कारण थे? किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। देखो यहाँ पर मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता वृद्धि हुई कब? औजार बनाने में। औजार बना कब? जब उनकी मस्तिष्क की वृद्धि हुई थी तब। चाहे आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना, यह भी हो सकता है। सीधे खड़े होकर चलना, औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों और चीजों को ले जाने के लिए हाथों का
मुक्त होना, ये सब भी इनको लाजमी था, करना ही था। यहाँ पर लिखा जा रहा है किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, उदाहरण के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों और चीजों को उठाकर ले चलने के लिए मुक्त हो गया, और ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों-त्यों दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता जब उनके शरीर में आई तो हाथों का इस्तेमाल कुछ अलग काम में करने लगे। तो जैसे जैसे उन लोगों ने हाथों का इस्तेमाल बढ़ाया तैसे तैसे पैरों पर चलने की कुशलता उनमें बढ़ती गई, जिससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो गए, खुल गया हाथ, समझे। हाथ स्वतंत्र हो गया और लाभ तो मिला ही, साथ ही चार पैरों की बजाय अब दो पैरों पर चल सकते हैं, जिससे शारीरिक ऊर्जा की खपत कम होने लगी। और जब शारीरिक क्षमता खपत कम होने लगी, मतलब शरीर में जितना भी ऊर्जा है अब कम खपने लगा, तो हम ज्यादा चल सकते हैं। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ जो था उल्टा हो गया। लेतोली तंजानिया, लेतोली जगह का देश का नाम है, तो लेतोली तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिन्ह, जो उनके पैरों का निशान जो है फुटप्रिंट, तो पदचिन्ह के जीवाश्मों, देखिए इस अनुभाग का आवरण पृष्ठ और हादार, मतलब आवरण पृष्ठ और उसका हादार जगह का नाम है। इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने लगे थे। मतलब इनके हड्डियों के मिलने के वजह से और इनके हड्डियों के जीवाश्म से मालूम चलता है कि ये लोग भी आज से वर्षों साल पहले, मतलब बहुत साल पहले ये लोग पैर पर चलना सीख लिए थे, तभी हम पैर पर आराम से चल सकते हैं। लगभग की बात कर लूं तो लगभग 25 लाख वर्ष पहले, आज से 25 साल पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से मतलब हिम युग से प्रारंभ में, जब हिम की वर्षा, बर्फ की वर्षा हो रही थी, जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढके हुए थे, क्या थे, बर्फ से ढके हुए थे, तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण तापमान और वर्षा कम हो गया तो जंगल कम हो गए। क्या हो गए, जंगल कम हो गए, और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ता गया, क्योंकि जंगल कम होगा तो पेड़ खत्म होगा तो वहां पर घास तो होगा ही, तो घास वाला मैदान बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप एस्ट्रेलोपिथिकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए, और एस्ट्रेलोपिथिकस के लोग जितने भी थे सब गायब हो गए, मर गए, और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजाति, उनकी अगली प्रजाति आ गई, जो सुखी परिस्थितियों में आराम से रह सकते थे, और इनमें जिन्स होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें पुराने जितने भी जिन्स थे उसके कुछ ना कुछ अवशेष इसमें मिलते थे इन लोगों के शरीर में। इसीलिए वो लोग बढ़ते गए, ढलते गए और आज का मानव बन गए। होमो लातीनी भाषा का एक शब्द है। होमो क्या है, लातीनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। आदमी को आप लातीनी बोल सकते हैं, लतखोर मत बोल देना, लातीनी बोलना। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है। कहाँ बांटा है, होमो को बहुत सारे प्रजातियों में बांटा है, जिसमें एरेक्टस भी आते हैं तो होमो स्पेसिस भी आते हैं। इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलिस मतलब औजार बनाने वाले का नाम दिया गया है, और होमो एरेक्टस मतलब सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले का भी नाम दिया गया है। जो औजार बनाते थे उनको बोला जाता था होमो हैबिलस, और जो सीधे होकर खड़े होकर चलने लगे उसको होमो एरेक्टस। और होमो सेपियंस प्रज्ञा और चिंतनशील मनुष्य, और हम लोगों को
होमोसेपियन बोला जाता है। होमोसेपियन के रूप में वर्गीकृत किया गया। जो औजार बना सके होमो हैबिलिस, और जो सीधा खड़ा हो सके होमो इरेक्टस, और जो सोच विचार में हमेशा अपनी जिंदगी को नष्ट करते रहे उसको बोलते हैं होमो स्पेसिस, मानवीय प्रजाति। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो जगह है, तो इथियोपिया के ओमो और तंजानिया में जाओगे तो ओल्डुवाई गोर्ज से प्राप्त किए गए हैं। इन दो जगहों से मिला है, ओमो से और ओल्डुवाई गोर्ज से। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं। एशिया और अफ्रीका दोनों में पाए गए। ऐसे दोनों एक में थे पहले, लेकिन बाद में ये टूटकर इधर ही एशिया में आकर मिल गया अपना भारत, नहीं तो उधर ही था अपना भारत। यह था कुबीफोरा नाम है, तो कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, किसी जगह का नाम है, तो कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या मोर जोरकतो जगह है अभी, मोर जोरकतो, संगीरन, जावा, तीन सब जगहों पर मिले थे अवशेष। तो एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं, मतलब बहुत ज्यादा उठाव चढ़ाव के हैं। इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। और ये प्रजातियां जो भी थे लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही। मतलब आज से करीबन 10 लाख वर्ष पहले ये सब प्रजातियां जीवित थी, कोई नहीं मरा था। आप यहाँ पर मानचित्र देख सकते हैं, अफ्रीका का चित्र है। अफ्रीका के चित्र में मार्को, चाड, सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, कांगो का लोकतंत्र गणराज्य, तंजानिया, हिंद महासागर, ये सब आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अटलांटिक महासागर सब देखने को आपको यहाँ पर मिल सकता है। और ये रहा मध्य अफ्रीका का गणराज्य। सब चीज पहले एक में था ना जी, अब ना अलग अलग हो गया है। क्या कि सबको जोड़ोगे तो लगेगा उस तरीके से आपस में एक दूसरे से जुड़ जा रहा है, पटाक पटाक जुड़ जाता है। आगे देखते हैं। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे। जहां पर सबसे ज्यादा विशेष प्रकार के जीवाश्म मिले थे उन्हीं के जगह पे उसी जगह के नाम पर उसका नामकरण कर दिया गया। जैसे कि जर्मनी के शहर में हाइल्डबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडल वर्गेसिस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइडलबर्ग में वो मिला था, समझे। जबकि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को पृष्ठ संख्या 18 में जब देखिएगा तो आपको होमो नियंडर थैलेंसिस श्रेणी में रखा गया है। याद रहेगा किस चीज में रखा गया है। हाँ, मैं थोड़ा गड़बड़ा जा रहा हूं यहाँ पे। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म वहां पर मिले हैं। कैसे? होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो नियंडरथैलेसिस के हैं। इन दोनों के प्रजाति के वो है, और ये दोनों ही होमो सेपियंस आज के मानव प्रजाति के हैं। क्या है? आज के मानव प्रजाति के वंशज हैं, करीबन आज से 8 लाख वर्ष पहले। समझ में आया? तो हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष पहले से 1 लाख वर्ष पहले दूर दूर तक फैले हुए थे। मतलब करीबन 7 लाख साल पहले तक वो दूर दूर तक फैले थे। और उनके जीवाश्म जो थे अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में पाए गए हैं। 3 महादेश में पाया गया है। और नियंडरथल मानव मोटे तौर पे 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में
रहा करते थे, मतलब आज से 25,000 साल पहले तक वो लोग रहा करते थे। पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। आप यहाँ पर पश्चिमी यूरोप में देखोगे तो लगभग ये लोग 35,000 साल पहले गायब हो गए, अचानक से गायब हो गए। अब भैया गायब क्यों हो गए ये तो हमको भी नहीं पता। सामान्यतः देखा जाए, मतलब आम भाषा में देखा जाए तो एस्ट्रोलोफिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा हो गया, होमो का जो दिमाग था वो बड़ा हो गया। जबड़े बाहर की ओर कम निकले, जबड़े जो थे बाहर की ओर कम निकले, ज्यादा अब नहीं निकलते थे, और दांत छोटे होते गए धीरे धीरे। पृष्ठ संख्या 10 पर चित्रित दिया गया ना शकल खोपड़ी का फोटो, उससे आप मिला सकते हैं। उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि उनकी याददाश्त बखूबी बहुत अच्छी हो गई थी, और जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खाने पीने के वजह से ही हुई थी, क्योंकि उसी पर निर्भर और उसी से संबंधित रखते थे, इसीलिए उनका इतना ज्यादा बदलाव हो गया। नहीं तो हम तो भैया चिंपांजी से दिखवे करते, आप लोग बड़का चिंपांजी हो जाते उसमें। समझो कि हम लोग लाखों साल पहले पैदा काहे नहीं हुए, नहीं तो हम भी बांदर हो जाते। विश्व में मानव प्रजातियों का निवास कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में। तो कब कहाँ कौन, ठीक है, कब कहाँ कौन। 50 से 10 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश, कौन, एस्ट्रेलोपिथेकस और प्रारंभिक होमो इरेक्टस। 10 लाख से 40,000 साल पहले अफ्रीका, एशिया, यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र, जिसमें मिलते कौन कौन थे, होमो इरेक्टस, अगाध होमो स्पेसिस जो आज के मानव हैं, नियंडरथल मानव, आगे आ जाएंगे होमो स्पेसियंस, आधुनिक मानव आपको देखने को मिल जाएंगे। आज से 45,000 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव मिले। आज से करीबन 40 लाख पहले तक उच्च आकांक्षा पर यूरोप और एशिया, प्रशांत द्वीप समूह, मतलब बाढ़ वाले नियंडरथल आधुनिक मानव, मतलब बाढ़ वाले वहां पर जाकर मानव का रूप में उन लोगों ने जन्म लिया। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिकी रेगिस्तान और वर्षा वन, चलिए वहां पर भी रेगिस्तान और वर्षा, मतलब पानी बरसता ही था, जिससे वो लोग इकट्ठा करते थे। अब क्रियाकलाप की बात जब हम कर देते हैं तो विश्व के मानचित्र पर उपरोक्त सारणी में दिए गए परिवर्तनों को दर्शाइए। चार समय कोष्ठकों टाइम ब्रैकेट के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कीजिए। महाद्वीपों की सूची में यह बताइए कि आपने कहाँ का रंग, कहाँ 2 रंगों और कहाँ 2 से अधिक रंगों का इस्तेमाल किया है, उसी के बारे में बताना है। अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे मानव के क्रमिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव कि मानव के क्रम बाय क्रम विकास कैसे हुए, उसके बारे में। हमने बाकी सब देशों के बारे में पढ़ लिया, हमको पता है कि इस पूरा भाग में दूसरे देश के बारे में ही पढ़ने को है, अपने देश का इसमें है नहीं। अगले भाग में मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन इसमें तो कतई नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपको जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जो भी चाहिए आप प्लेलिस्ट में हमारे जाकर खोज सकती हैं, नहीं मिला तो आप हमें संपर्क कर लेना। हम 100% हमेशा अवेलेबल है आप लोगों के लिए। विदिन 24 आवर रिप्लाई आपके पास पहुंच जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।